ओके सो कैन वी स्टार्ट नाउ। अब बाद में जो मेंबर आएंगे वो जुड़ते जाएंगे। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके, वो डिस्टर्बेंस वगैरह हो तो कुछ बता दीजिए। राइट, तो ये पार्ट 7 था जहाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने छोड़ा था। इट इज़ अबाउट अपील्स। अपील के बारे में है। अच्छा, जो बातें मैं शुरू से बताता चला आया हूँ कि अपील का जो हिंदी टर्म है वो भी अपील है, ठीक। डिक्री का जो हिंदी टर्म है वो भी डिक्री है। तो जो पार्ट 7 है सीपीसी का, इट इज़ अबाउट अपील्स, और ये है मूल डिक्रियों से अपील, दैट इज़ अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। तो व्हाट आर ओरिजिनल डिक्रीज? व्हाट ओरिजिनल डिक्रीज आर, किनको हम कहेंगे? हाउ मेनी अपील्स आर देयर, कितनी अपील उसमें लाई होंगे, कितनी अपील लगा सकते हैं, इस बारे में हम आज इसको करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पूरा हो। तो पहला तो ये है कि मूल डिक्री की जो अपील है, वो डिक्री भले ओरिजिनेट हुई हो किसी सिविल जज के द्वारा, सिविल जज के कोर्ट के द्वारा, या फिर वो फर्स्ट यूरिसडिक्शन में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, या फिर फर्स्ट ओरिजिनल यूरिसडिक्शन में हाई कोर्ट के द्वारा। तो मूल डिक्री वो कहलाती है जहाँ से वो ओरिजिनेटिंग कोर्ट होता है। हम इसको ऐसे समझें कि जो मूल डिक्री है वो उस कोर्ट के द्वारा पारित डिक्री है जिसने पहली बार वो मुकदमा सुना, दोनों पार्टीज़ की एविडेंस ली, उनकी बहस सुनी और उसके बाद उसे डिसाइड किया। उसमें जो जजमेंट में जो डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट, जो हमने शुरू में पढ़ा था, तो जो डिक्री है वो उस कोर्ट की है। ओरिजिनल डिक्री, मूल डिक्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उस कोर्ट की है जिसने पहली बार डिक्री पारित की है। वेदर इट बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मे बी हाई कोर्ट, यूजुअली इट इज़ सिविल जज कोर्ट। यूजुअली, आमतौर पर ये जो होता है वो सिविल जज का कोर्ट होता है जो ये डिक्री पारित कर रहा है, लेकिन ये कहीं से भी हो सकती है। फिर ये धारा 96 सेक्शन 96 सेज अबाउट इट, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड। इस कोड में कहीं भी कुछ कहा गया, और बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो हम पढ़ते आ रहे हैं हर सेक्शन में कि किसी अन्य लॉ में अगर कोई बात कही गई है, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड बाई एनी कोर्ट। यहाँ ये ध्यान देने वाली है बात कि एन अपील शैल लाई, ये तो हम जानते हैं कि डिक्रियों से अपीलें होती हैं। एन अपील शैल लाई, अपील होगी, कहाँ से होगी? एवरी डिक्री पास्ड बाई एनी कोर्ट। तो एवरी डिक्री, एक ही टर्म हम अलग निकाल लें या इसको हम कहें कि ये टर्म हमने अलग निकाला है, एवरी डिक्री, ठीक है, कोई भी डिक्री होगी। फिर दूसरा जो हमने टर्म इसमें से डिसेक्ट किया वो है पास्ड बाई एनी कोर्ट, एनी कोर्ट इन इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ठीक है। एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, द कोर्ट अथोराइज्ड टू हियर अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ सच कोर्ट, ठीक। एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ट एक्स पार्टी। एक पक्षी डिक्री के बारे में हमने सुना था जहाँ पे या तो डिफेंडेंट नहीं आता है, और या फिर अगर आता है तो बाद में एब्सेंट हो जाता है, वो जजमेंट प्रोनाउंस करने के पहले एब्सेंट हो जाता है, अंतिम बहस के पहले एब्सेंट हो जाता है, तो इट विल बी टर्म्ड एज एक्स पार्टी डिक्री। सो एक्स पार्टी डिक्री की अपील भी वैसी होगी जैसे रेगुलर डिक्री या रेगुलर डिक्री की हम जो बात कर रहे हैं उसकी अपील होगी। थर्ड इसका सबसेक्शन है 96 का, नो अपील शैल लाई फ्रॉम डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। कंसेंट ऑफ पार्टीज हमने एडीआर के बारे में पढ़ा था, जहाँ सहमति से डिक्री पारित होती है उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी है जो लिटिगेशन की, उसको रोकने के लिए किया गया, जहाँ दोनों पार्टी दोनों पक्ष
किसी मामले में सहमत हैं और उनकी सहमति के आधार पर अगर डिक्री दी गई है तो उस डिक्री से कोई अपील नहीं होगी। ठीक है। और फर्दर इसमें एक अमेंडमेंट है कि नो अपील शैल लाई, कोई अपील नहीं होगी एक्सेप्ट ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, विधि के प्रश्न के अलावा, फ्रॉम ए डिक्री इन एनी सूट ऑफ द नेचर cognizable by courts of small causes when the amount or value of the subject matter of the original suit does not exceed 10,000 rupees। 10,000 रुपये तक के जो दावे हैं और जो स्मॉल कॉज कोर्ट ने सुने हैं और उसके खिलाफ फैक्चुअल ग्राउंड्स पे कोई डिक्री नहीं होगी। इसको थोड़ा सा अंतर कर लें हम लोग, हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फैक्ट एंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लॉ। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट्स कोई डिक्री इसके कोई अपील इसके खिलाफ नहीं होगी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के खिलाफ, एक्सेप्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर विधि का कोई प्रश्न अराइज होता है, विधि का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसके खिलाफ डिक्री स्मॉल कॉजेस कोर्ट के खिलाफ भी हो सकेगी। अच्छा, फिर यह है कि इसका थोड़ा हम हिंदी में थोड़ा सा वो करें ट्रांसलेशन अगर तो अगर अदरवाइज कोई प्रोहिबिटेड नहीं है या अदरवाइज कहीं बार नहीं किया गया तो ऐसी हर डिक्री जो आरंभिक से मतलब है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, वेदर इट बी सिविल जज, इट बी डिस्ट्रिक्ट जज, इट बी हाई कोर्ट, ऐसी हर डिक्री की जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मतलब ओरिजिनल जुरिडिक्शन का जो प्रयोग कर रहा है वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई है, अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालयों के विनिश्चयों की अपीलों को सुनने के लिए प्राधिकृत है। तो सिविल जज के लिए कौन है? डिस्ट्रिक्ट जज है। डिस्ट्रिक्ट जज में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज शामिल है, ये हम लोग जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज ने पारित की है तो उसका अपीलेट कोर्ट कौन होगा? हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट ने अगर पारित की है तो उसका अपील कोर्ट कौन होगा? वो सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक। अच्छा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अपीलें केवल दो होती हैं, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। अब ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि अगर सिविल जज ने डिक्री पारित की है तो पहली अपील तो हो गई वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, दूसरी जो अपील है वो हो जाएगी हाई कोर्ट। और फिर लोग ये कहते हैं, जो लेमैन लैंग्वेज हम कहते हैं कि तीसरी अपील जो होगी वो चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। नो, इट डजंट। इसलिए कि तीसरी अपील का कोई प्रावधान सीपीसी में या क्रिमिनल लॉ में कहीं है ही नहीं। यह हम सीपीसी, सीआरपीसी या जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उनको इन्वॉल्व अगर हम कर लेते हैं तो तीसरी अपील का कोई प्रावधान नहीं है। हाई कोर्ट तक जो जाती है वो सेकंड अपील जाती है फ्रॉम द जजमेंट ऑफ सिविल जज, फ्रॉम द डिक्री पास्ड बाय अ सिविल जज। सिविल जज कोर्ट की पहली अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, दूसरी अपील जो जाएगी वो हाई कोर्ट में जाएगी और वहाँ ख़त्म हो जाती है। हाई कोर्ट से फिर अगर आपको जाना तो एक पिटीशन होती है, इसको हम कहते हैं SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका। वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी बट इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन अपील, इट विल बी ए SLP, स्पेशल लीव पिटीशन या विशेष अनुमति याचिका के रूप में, पिटीशन के रूप में जाएगी। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एन अपील। तो धारा 96 की जो बातें जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि पहला तो ये है कि मूल अधिकारिता में कोई भी न्यायालय अगर अपने उसका उपयोग कर रहा है जुरिडिक्शन का और उसने कोई जजमेंट पारित किया है और डिग्री पारित की है तो उसके द्वारा जो भी अपीलीय न्यायालय होगा उसके ऊपर वहाँ पे पहली अपील होगी और ये अपील हर न्यायालय के ऊपर लागू होती है। दूसरा, एक पक्षी एक्स पार्टी जजमेंट जो दिया गया है और एक्स पार्टी जजमेंट में जो डिक्री बनी है उसको अगर सेटिसाइड नहीं किया गया है, कराया गया है, जो कि हम 913 में कराते हैं, वो अगर नहीं कराया गया तो उसके खिलाफ भी अपील हो सकती है, होगी। वो अपील कहाँ जाएगी? एक्स पार्टी जजमेंट अगर सिविल जज ने दिया है तो डिस्ट्रिक्ट जज में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज ने दिया है तो हाई कोर्ट में जाएगी। दैट्स इट। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, पक्षकारों की सहमति से अगर कोई अपील की गई है, बस कोई डिक्री पारित की गई है। सहमति से मतलब हम ये समझें कि जो लोक अदालत है और जितने भी ADR वाले मामले हैं, जो अधिकतर हमने ADR पहले डिस्कस कर लिया है प्रीवियस उसमें मीटिंग्स में, तो ADR
के तहत भले वो आर्बिट्रेशन हो, मतलब जिसमें पार्टीज़ की कंसेंट शामिल हो, कि पार्टीज़ की सहमति शामिल हो कि हाँ हम इस डिक्री पे तैयार हैं, ऐसी किसी भी डिक्री के खिलाफ ना तो पहली अपील होगी ना दूसरी अपील होगी। हाँ, इसको रिट पिटीशन में चैलेंज किया जा सकता है। इस CRP से, इसमें CPC में नहीं लिखा है, लेकिन इट कैन बी चैलेंज्ड। विच वे? इन द रिट पिटीशन। जो आर्टिकल 226, 227 में हाई कोर्ट का अधिकार है, और आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, वहाँ पे ये चैलेंज हो सकती है, पर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लॉ, नॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट का कोई भी जो ग्राउंड है वो लाई नहीं करता है SLP में, और इवन सेकेंड अपील में भी। क्वेश्चन ऑफ लॉ, इफ देयर इज ए लैप्स और लैकुना ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, देन द अपील शैल लाई and second appeal, and in also SLP या स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका में जो जाएंगे वो लोग जाएंगे जहाँ पे लॉ का कोई लेकुना है। अच्छा, फिर जो हमने ये आखिरी जो इसका देखा सबसेक्शन 4, इट इज़ अमेंडेड लेटली, कि लघुवाद न्यायालय जो स्मॉल कॉजेस के जो कोर्ट हैं उनके द्वारा कॉग्निजेबल बाद में किसी डिक्री से कोई अपील, यदि उस डिक्री का या उसका जो वैल्यूएशन है वो कुल मिला करके जो आ रहा है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो केवल लॉ के क्वेश्चन पे आप अपील कर सकते हैं। फैक्चुअली आप अपील नहीं कर सकते कि कोर्ट ने यहाँ गलती की, या ये फैक्ट कंसीडर नहीं किया, या इस कोर्ट ने जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट था इसने इस ग्राउंड को ओवरलुक किया है। फैक्ट के बेसिस पे कोई अपील नहीं होगी। क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि हाँ, लॉ के संबंध में स्मॉल कॉजेस कोर्ट ने ये त्रुटि की है, ये गलती की है। देयर वाज ए मिस्टेक डन बाय स्मॉल कॉजेस कोर्ट इन रिगार्डिंग लीगल प्रोविजंस, देन अपील शैल लाई। और एनी मिस्टेक रिगार्डिंग फैक्ट्स, नो अपील शैल लाई फ्रॉम द डिक्री पास्ड बाय स्मॉल कॉजेस कोर्ट, लघुवाद न्यायालय में। और वो भी कहाँ है, उसका मूल्य 10,000 रुपये से अधिक नहीं है तो विधि के संबंध में लाई होगी, और 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर है तो फिर कोई भी अपील लाई होगी। ये दो इस बातों को समझ लें कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो है वो 10,000 रुपये से अधिक की अगर डिक्री पारित कर रहे हैं तो रेगुलर अपील हो सकेगी। 10,000 रुपये से कम की डिक्री अगर पारित कर रहे हैं तो ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ अपील हो सकेगी, विधि के प्रश्न पर अपील हो सकेगी, तथ्य के प्रश्न पर अपील नहीं होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 96। और जहाँ नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है कि जहाँ पे प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहाँ अंतिम डिक्री की अपील। प्रारंभिक डिक्री से मतलब है कि प्राइमरी डिक्री उसकी अपील नहीं हुई, और उसके बाद में अंतिम डिक्री जो हुई है, तो इस बारे में 97 ये कहता है कि जहां इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात पारित प्रारंभिक डिक्री से व्यतीत कोई पक्षकार ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता है, वहाँ वह उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिक्री के विरुद्ध की गई अपील में विवाद करने से प्रभावित रहेगा। अब इसको थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि where any party aggrieved by preliminary decree passed after the commencement of this court does not appeal from such decree, he shall be precluded from disputing in correctness in any appeal which may be preferred from the final decree. So appeal from final decree, where no appeal from preliminary decree has been filed, then he shall be precluded from disputing the correctness of any appeal which may be preferred from the final decree. तो उसे रोका जाएगा, वो ऐसी फाइनल डिक्री के खिलाफ भी कोई अपील नहीं कर सकेगा जहां उसने एक्सपायरी डिक्री की जो मूल डिक्री है उसके खिलाफ ही अपील नहीं की है। इट इज़ सेक्शन 97। अच्छा, फिर ये आते हैं कि जो दो न्यायालय बैठते हैं, मतलब दो जज जब बैठते हैं किसी कोर्ट में, तो इट इज़ इन द हाई कोर्ट ओनली, है ना। कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर हम मोडस ऑपरेंडी ले लें या जो तरीका है उनका वर्किंग प्रोसीजर है उसको ले लें। वॉइस ब्रेक हो रही है, 1 मिनट।
ओके नाउ मेरे ख्याल से अब ठीक होगा. इज इट ओके नाउ? हाँ 1 मिनट ये ओके अब ठीक है. ओके 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 वो ब्लूटूथ से शायद ही कनेक्ट हो गया था जबकि वो दूसरा रिकॉर्डिंग चल रहा. अच्छा तो जहाँ कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहाँ विनिश्चय. तो 2 या अधिक न्यायाधीश बैठते कहाँ हैं? हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो कभी देखा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट जज के साथ में कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठ गया हो कि चलो भैया एक डीजे हो गया और एक एडीजे हो गया है, 2 एडीजे हो गया, 3 एडीजे हो गया, मिल के अपील सुनेंगे. नो, इट इज़ नॉट सो. इट इज़ नॉट द केस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी चीज़ सुनी जाएगी एक्सेप्ट लोक अदालत. लोक अदालत में जहाँ मैंने बताया मेंबर्स बनते हैं, 2 या 3 मेंबर होते हैं, उनको छोड़ दीजिए आप. वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर कोर्ट्स. सो फार एज द रेगुलर कोर्ट्स आर कंसर्न्ड, in the district court there is no provision to sit 2 judges together to hear any appeal or hear any case. There is no provision at all in criminal or civil whatsoever. चाहे वो आपराधिक मुकदमा हो चाहे वो सिविल मुकदमा हो, यहाँ कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 लोग बैठ करके उसको सुने. कोई नहीं है प्रावधान. ये हाई कोर्ट से लागू होता है. 2 जजों की बेंच जो होती है उसको हमारे लेमैन जो पत्रकार हैं या मीडिया वाले हैं उसको कहते हैं डबल बेंच, क्योंकि उसका नाम होता है डीबी. शॉर्ट में उसका नाम हम कहते हैं, वो कहते हैं डीबी. तो चूँकि डीबी का मतलब हुआ कि 2 जज बैठे हैं, तो हमारा पत्र जो समाचार पत्र हैं या जो इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या यूट्यूब पे भी मैं अभी कई वीडियो देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा डबल बेंच बैठी. डबल बेंच मतलब 2 जज बैठे. इट इज़ नॉट सो. It is actually division bench. It is not called double bench. It is called division bench. Division bench का हिंदी में पर्याय होता है खंडपीठ. और खंडपीठ से मतलब ये है कि ये दोनों लोग अपना अपना अलग अलग जजमेंट सुना सकते हैं. या तो वो एक मत हो जाए किसी एक राय में. जनरली होता ये है कि जो सीनियर जज होता है वो जजमेंट लिखता है और दूसरा जो जज होता है उसमें लिख देता है आई एग्री और साइन कर देता है. सो वो जो यूनानिमस जजमेंट है वो हो जाता है. कई बार ये होता है कि 2 जज जब सीनियर बैठे हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी ये होता है कि 2 जज जब सीनियर बैठे हुए हैं तो वहाँ पे एक जजमेंट पारित करता है, दूसरा जज जो है वो डिसेंडिंग जजमेंट पारित करता है. ऐसी स्थिति में कोई भी जजमेंट लागू नहीं हो सकता क्योंकि एक जज ने प्लस जजमेंट दिया है, सेकंड जो डिवीजन बेंच का पार्ट था जज उसने माइनस जजमेंट दिया. हम इसको मैथमेटिकल प्रोपोर्शन बात कर रहे हैं. लेकिन इसमें क्या होगा फिर ये मैटर जो है वो 3 जज बेंच को या लार्जर बेंच जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में लार्जर बेंच को रेफ़र किया जाएगा. और जब ये लार्जर बेंच को रेफ़र किया जाएगा मीनिंग देयर शुड बी एट लीस्ट 3 जजेस सो दैट मेजॉरिटी जजमेंट और द यूनानिमस जजमेंट कैन बी पास्ड. और सो फार इज द लार्जर बेंच इज कंसर्न्ड, इट मे बी ऑफ 3 जजेस, इट मे बी ऑफ 5 जजेस, it may be of 7 judges, 9, 11, 13 judges. Okay, ये only division bench. So far as the division bench are concerned in the High Court and the Supreme Court, there are only 2 judges in division bench. There sits only 2 judges, and so far as the Supreme Court and High Courts are concerned, after division bench, whenever we concern 1 minute, give me a minute.